हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी और चैप्टर नंबर 3 जो कि चैप्टर का नाम हो गया अति सुदोषण को मार्ग है मो आसी वाहिनी ले बरसे, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बात कर लिए और फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लेखक के बारे में जान ले, जो कि देखो यहाँ से भी कुछ 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप बोलेंगे सर 2 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इतना लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है। देखो इसमें कितना टोटल चैप्टर कितना है, 24 चैप्टर है। अगर सबसे एक ही प्रश्न लेगा, तब एक ही नंबर का लेगा, तो मालूम है कितना नंबर हो गया, 24 नंबर हो गया। तो फिर एक चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा तो 24 नंबर हो गया। अब पूछा जाता है कितना, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से 30 या 35 नंबर का ही बुक से पूछा जाता है, और उसके बाद फिर तो व्याकरण से पूछा जाता है। तो एक चैप्टर में एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है ही नहीं।
नहीं तो फिर एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए यह वीडियो बन ही नहीं रहा है। एंटरटेनमेंट करने वाला का यह वीडियो नहीं बन रहा है। जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ इच्छा है पाने का, कुछ ऊंचा बनने का सपना है, यह वीडियो उसके लिए है। यार हम लोग मेहनत करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो एंटरटेनमेंट कर रहा है उसी के पीछे हम लगे रहे कि बाबू पढ़ो बाबू पढ़ो पढ़ो बाबू। तो ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ पढ़ाई करना है, ठीक से करो, एक चैप्टर से एक ही नंबर लो। यार एक एक नंबर कर कर के ही 100 नंबर पुरता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और हम चैप्टर के ओर बढ़ते हैं। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या हम फिर वॉइस रिकॉर्डिंग तो हम बोल ही रहे। तो आप पेन कॉपी लेकर और नोट बनाइए आपको जहाँ लगे कि क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो आप पेन कॉपी लेकर आपको लगे कि देखो इसका डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु और इसका जो प्रसिद्ध कहानी वहानी है, प्रमुख ग्रंथ है, यही सब याद करना रहता है इसमें, और ऐसा कुछ खास है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं घनानंद जी के बारे में। हाँ, एक बात हम और बता दें कि जैसे कि हम अभी बोल दिए हैं घनानंद जी, तो देखो परीक्षा में स्मार्ट बनने का कोई कोशिश नहीं करना। अगर पूछ लिया जाएगा अति सुदो स्नेह को मार्ग मो आंसू वाहिनी ले बरसव, ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव में घनानंद दे देगा, घनानंद जी दे देगा, घनानंद सर दे देंगे और इनमें से कोई नहीं, तो आपको ना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। घनानंद जी या घनानंद सर, कोई रिस्पेक्ट वहाँ नहीं दिखाना है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ घनानंद ही टिक मार के आना है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे ना क्या होता है एग्जामिनर का, वहाँ पे कुछ माइंड चेक किया जाता है परीक्षा का मतलब ये होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक साल पढ़े और 1 साल के बाद हम परीक्षा लेते हैं तो सिर्फ उसको माइंड टेस्ट करना चाहते हैं कि उस विद्यार्थी में शोषण शक्ति कितना है, उसके पास कितना क्षमता है कि यह देश को आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। उसी हिसाब से ना एडमिशन होता है। बड़े बड़े कॉलेज में अच्छा नंबर लाने से ना एडमिशन होता है, तो वही सिर्फ माइंड चेक किया जाता है। तो वहाँ रिस्पेक्ट नहीं दिखाना है। जैसे कि यहाँ हम बोल दिए घनानंद जी तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन वहाँ पे यह हो जाता है ना कि वहाँ पे माइंड चेक किया जाता है, तब घनानंद ही बोलेंगे। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीति युगेन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकियों को वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1939 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज। इसका मतलब होता है धूल धूल धूल। इस पर क्रोध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम के पीर के कवि है। उनके कविताओं में प्रेम के पीरा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आश्चर्य शुल्क के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठते हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुल्क जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग विचित्रीय का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। रसखान की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और
घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकीले बल्ली आदि। बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे क्योंकि अब यहाँ पे कविता से रिलेटेड कुछ चीज़ बताया गया है। रीति काल के शास्त्रीय युग में अनुमुक्त प्रेम के स्वच्छ छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनके रचना वाली घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चलीय मार्ग की प्रस्तावना करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ की अणुयुक्त के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार भी है, अभिव्यक्ति होती है। तो यह कुछ जान गए हैं हम घनानंद के बारे में, और हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ, तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आपके स्क्रीन पर है, तो आप पढ़ो। हम इसका मायने समझा देते हैं, आप लोग पढ़ाई करो। जो स्क्रीन पर दिया हुआ है तो आप पढ़ो, तो हम इसका मायने समझा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़े, क्या बात है, सारा कुछ हम ही करें, तुम क्या करोगे? चलो ठीक है, तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम स्क्रीन पर देखो, हमारे साथ साथ तू भी देखो, ठीक है? तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुमको एक चीज़ हम बता देते हैं। हालांकि हम पिछला चैप्टर में भी बताए थे, लेकिन यहाँ फिर हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। देखो बाबू, ये जो चैप्टर है यह तो कविता है, अति सुदोषण को मार्ग है, और मोह ऐसी वाहिनी ले बरसौ। ठीक है, ये तो 2 पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मायने अलग होता है और इसका मायने अलग होता है। तो ये कविता है, ठीक है, हिंदी साहित्य कवि का कविता है। ठीक है, देखो, तो हम इसका ना माने कि होता है जो एक लय में जो होता है, तो हम एक लय में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर एक लय माने क्या होता है? एक लय माने होता है जैसे कि एक गीत के तरह, जैसे कि एक हिंदी गीत हो गया, मैथिली गीत हो गया, एनीबॉडी कोई भी गीत ले लो तुम। ठीक है, एक गीत के सुर में पढ़ना होता है इसको। तो आप पढ़ता इसमें कौन है? जो सर हिंदी साहित्य काव्य पर PhD कर लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वही सर लोग इसका एक कविता के सुर में अगर एक लाइन में पढ़ेगा तो तुमको लगेगा कि आनंद इतना आएगा कि तुमको लगेगा 2 बार 4 बार 5 बार सुनने का तुमको मन करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम उस कारण से हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग पटना में पढ़ाई करते थे उस समय हिंदी का, तो वो सर PhD किए हुए थे, तो वो सर सब जो पढ़ते थे तो जैसे लगता था कि 3 बार 4 बार 5 बार सुने, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो हम इसको ना थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा हल्का तोड़ के पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ पढ़ें, तो फिर इसके मायने हम समझाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है यार, गलती करने से तो लोग काहे घबराता है यार? एक बार में कोई सफल नहीं होता, बार बार गलती करोगे कोई भी काम में ना, एक बार में सफल नहीं होता है कोई भी व्यक्ति। तो गलती करने से नहीं डरो, हम खुद गलती करते हैं, देखो करते, हम चाहेंगे तो वॉइस कटिंग भी कर सकते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन वॉइस कटिंग नहीं ना करते हैं, सिर्फ तुम्हारे सब लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी गलती से भी तुम सीखो। जब हम गलती कर सकते हैं पढ़ाते हुए भी, तो तू लोग तो यार नया सीखने आओ, हम न जाने 10-12 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो हम गलती कर सकते हैं। तो तुम गलती करने से काहे घबरा रहे हो? ठीक है, तो गलती करने से घबराना नहीं, प्रयास करना। गलती होगा फिर सुधारेंगे। तो चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं। अति सुदोषण को मार्ग है, जहाँ नीको सयानप बाक नाही, जहाँ साचे चलेन तजी अपन पौ झुकै कपटी से निशाक नाहीन, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तैन दूसरो आँख नाहीन, तुम कौन घौन पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छाटिक नाही। तो आई होप आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि हम आपको तो पहले ही बता दिए, जो हिंदी साहित्य में PhD कर लेते हैं वही समझ पाते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर कोई 100 विद्यार्थी में से अगर 3-4 विद्यार्थी समझ पा रहा है और 95% नहीं समझ पा रहा है, तो भी वैसा कुछ है नहीं। तुम पहले बार सुन रहे हो ना, तो पहले बार में एक बोले तो हम पहले एक बार में कोई सफल नहीं होता है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं। तो हम इसका हिंदी मायने समझाते हैं, तो आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
तो समझ पाइएगा, हिंदी हम समझा रहे हैं। तो चलो हिंदी इसका मायने समझते हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। किंतु छल प्रपंची सदा संकेत रहते हैं। कवि घनानंद कहते हैं, हे सज्जन लोगों सुनो, सुगुण एवं निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, किंतु छटाक भर देते नहीं हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातें पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। देखो, अगर आप इससे 50 से 60% भी समझ पा रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत हो गया। हम तुमको बताते हैं, यह एक ऐसा कवि है जो कि यहाँ से प्रणस हम आपको बता दें, हालांकि अभी आपको मालूम नहीं होगा। यहाँ से IAS हो गया, UPSC हो गया, BPSC हो गया, बड़े बड़े लेवल में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। लेकिन तो जैसे कि अब 10th लेवल हो गया, तो कहाँ IAS का एग्जाम है, कहाँ 10th का एग्जाम, तो उसी हिसाब से पूछा जाता है। तो डरने का कोई बात है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हम तुमको बता देते हैं कि तुम अगर 50 से 60% समझ पा रहे होगे तो बहुत हो गया यार, उतना लेवल है नहीं। यहाँ पे सिर्फ 30 से 20 ऐसा बहुत बेसिक लेवल से पूछा जाता है, इसका लेखा का नाम क्या होगा। जैसे कि आप लोग प्रंस में हम कुछ दिखाएंगे, इसका प्रंस भी आगे चलकर हम कुछ दिखाएंगे। तो हमें पूर्ण आशा कि अब इससे 50 से 60% आप जरूर समझ पा रहे होंगे। अगर आप 50 से 60% समझ पा रहे होगे तो तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी, तुम एक बहुत तेज विद्यार्थी हो, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमें पूरा आशा कि 50 से 60% जरूर आप समझ पा रहेंगे। चलो हम इससे और आसान करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रीति मुक्त कवि घनानंद द्वारा विचरित पद से उद्यत है। इसमें कवि ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि प्रेम अर्थात भक्ति का मार्ग सहज होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए पवित्र भावना या सच्चा दिल होना चाहिए। छल, छदम एवं कपट का कोई स्थान नहीं होता। इस मार्ग पर वही चल सकता है जो संसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर अपने आप को इष्ट के चरणों पर समर्पित कर देता है। कवि घनानंद कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, प्रेम का मार्ग सुगम होता है, जबकि ज्ञान निर्गुण मार्ग द्रुह सगुण यानी कि भक्ति तथा निर्गुण यानी कि ज्ञान में कोई तुलना नहीं है। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो जिसमें मन भर लो लेकिन छटाक भर दो नहीं। अर्थात हे उद्धव, तुम प्रेम रस का आस्वादन करते हो तो लेकिन उस प्रेम को अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम अपने ज्ञान का गर्व है। इसी गर्व के कारण तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। अतः जिसका हृदय प्रेम में होता है वही अपनी प्रेमी का प्रेम पाने के लिए बेचैन रहता है, जबकि तुम ज्ञानानंद होने के कारण अपने अभिमान का त्याग करना नहीं चाहते हो। पद की भाषा ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, भक्ति रस है, सुदो शने है, सुजान सुनो, पाटी पढ़े में अनुप्रयास अलंकार है, वक्रोक्त प्रधान पद है, प्रेम की तमन्यता सहजता एवं भावप्रवणता से पद अभिव्यंजित है। ये लास्ट वाला आपको कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ से आप लोग पद की भाषा वर्ज भाषा है, दोहा छंद है, भक्ति रस है, तो ये कुछ होता है ना कभी कभी, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उतना चिंता कभी, इसमें सिर्फ 5% ही चांस, 5 से 10% ही चांस रहता पूछा जाता है, वरना नहीं है कि बराबर पूछा जाता है। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग 50 से 60% समझ पा रहे होंगे। तो चलते हम फिर दूसरा लेख पर, जो कि क हो गया अति सुदो सन्ह को मार्ग है, और ख हम फिर इसको हम कुछ देख लेते हैं। मो आंसू वाहिनी ले बरसो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका।
तो कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यार। हम तुमको कितना बार बोले, हम बोले ना तुमसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम बता के आ जाओगे, ठीक है। ये कोई आईएएस का या यूपीएससी या बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो तुम इतना घबरा रहे हो। अगर तुम इसका गहरी अध्ययन करना चाहते हो, यह एक अलग मैटर हो जाता है, तो तुमको तो इस पर 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम इतना अगर गहरा अध्ययन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बात नहीं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हिंदी साहित्य कविता के भी एक बहुत इज्जत होता है अपना आपके। अरे पीएचडी का मतलब ही होता है यार, मालूम 20 25 30 साल पढ़ना पड़ता है तो पीएचडी जाके होता है, ठीक है। तो तुम एक गहरी सोच रखते हो इसके प्रति तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन तुम एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत काफ़ी है। तो हम अभी दूसरे पंक्ति पर चलते हैं। दोनों पंक्ति सुन लोगे उसके बाद तुमको पूरे समझ में कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे पर चलते हैं। पर का जाहि देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दर्शौ, निधि निर्सुधा की समान करो सबही विधि सजनता सरजौ, धन आनंद जीवन दायक हौ कछु मेरियो पीर कहन परसौ, कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मो आंसू वाहिनी ले बरसौ। आई होप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पहले ही हम आपको सब कुछ बता दिया है। तो चले हम इसका मायने समझ लेते हैं। तो आई होप आप 50 से 60% आप इसका जान जाइएगा। तो इसका हम मायने देखते हैं, ठीक है। कवि घनानंद कहते हैं, दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनके हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेम का सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसमें कुछ समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसे हम पूरे आसान भाषा में बता दे रहे हैं, ठीक है। कवि का कहना है कि उपकारी जीव दूसरों के कल्याण के लिए ही देह धारण करते हैं और बादलों के समान संपूर्ण प्रकृति को जीवन प्रदान करते हैं। कवि की कामना है कि समुद्र का खारा जल अमृतवर्त हो जाए, सर्वत्र सजनता का बयार बहे। कवि घनानंद चाहते हैं कि सब कुछ जीवन रस प्रदान करने वाला हो और मेरी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करे, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेम का सुजान के सक्षम अपनी व्यक्ता रूपी अश्रु जल प्रकट कर सके। कवि प्रेमिका के सामने अपनी व्यर्थता प्रकट करने के लिए ऐसी वातावरण की कामना करता है जिससे उसके सच्चे प्रेम तथा पता चल सके। कवि अपनी प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए विकल है। इस विकलता की दशा में वह अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करता है तथा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुम दूसरे को उपकार के लिए ही अवतार ग्रहण करते हो, इसलिए कवि के पीड़ा को समझते हुए संपूर्ण वातावरण को समरस बना दो ताकि कवि की मनोकामना पूरी हो सके। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और हम आपको तो पहले ही बता दी है कि अगर आप 50 से 60% ही समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप एक तरह से इंटेलिजेंट बॉय हो या गर्ल्स हो। देखो तुम ना 100% नहीं समझ पाओगे, हम यार तुमको रियल बता दे रहे, ठीक है। तुम काहे समझ पाओगे यार, तुम 10th में आए हो और पहला दिन या दूसरा दिन या 5वां दिन तुम बुक देख रहे हो और तुम 5 ही दिन में तुम एक साहित्य जो 15-20 साल का पढ़ाई PhD का होता है तुम 5 दिन में ही से समाप्त कर देना चाहते हो, तो कहाँ से समझ पाओगे यार। तुम 50 से 60% भी नहीं समझ पाते होगे। अब तो आप बोलिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखो हम इस तरह से बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम सिर्फ यही कविता का हम सिर्फ एक ही कविता का हम बात करें, तुम 50 से 60% समझ पाओगे। अगर फिर तुमको अगला कविता तुम पढ़ के देखो फिर तुम वहाँ भी नहीं समझ पाओगे। तो तुम सिर्फ इस कविता का ही तुम 50 से 60% समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम अगले कविता कवर नहीं करेंगे, हम अगले कविता भी हम कवर करेंगे, लेकिन तुम इस कविता का तो पहले सबसे पहले 50 से 60% भी समझ रहे हो। तुम एक तेज विद्यार्थी हो। दिस इज द रियल स्टोरी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बोलेगी सर आप तो डांटने लगे। हम डांट नहीं रहे हैं, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो बहुत से विद्यार्थी तो ऐसा भी सोच लेगा कि सर आप पढ़ाते बहुत कम है और बोलते कुछ बहुत ज़्यादा है। देखो बाबू, ऐसा कुछ नहीं, हम क्या है ना तुमको समझाते हुए पढ़ाते हैं। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक रोबोट की तरह हम आए और पूरा खट 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 खट, जैसे रोबोट होता है ना, उसको जो काम दे दो बस वही अपना करते हुए चला जाएगा। तो हम सिर्फ आएंगे और पढ़ा के सिर्फ चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में, जो अभी 50 से 60% आप समझ रहे हो वो भी 10 से 20% समझ पाओगे। तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर मान के चलो 25, 30, 35 मिनट का वीडियो बन जाता है, ठीक है, लेकिन तुम वहाँ कुछ समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कि हम आएंगे और रोबोट की तरह काम करके चला जाएंगे तो फिर वहाँ भी तो यार 15 से 20 मिनट का वीडियो बन ही जाएगा, ठीक है। तो रोबोट की तरह नहीं पढ़ना अपने लोग एक तरह से, जैसे कि हमसे आप जुड़े हो, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हो तो आप हमारे परिवार के हिस्सा हो गए, ठीक हो। जब हमारे परिवार के हिस्सा हो गए तो हमारा पूरा काम है कि आपको एक ऊंचाई तक पहुंचाना, यानी कि आपको पूरा कंसेप्ट समझाना, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम रोबोट की तरह, देखो स्क्रिप्ट लेकर हम पढ़ते हैं, नहीं कुछ लेकर पढ़ते। बहुत सर को देखते हैं कि हम, आई होप हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते इसमें, लेकिन बहुत सर को हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट लेकर ही जाते हैं और उसको पूरा स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बोलते रहते हैं, हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम एक परिवार के नाते समझ के बातचीत करते रहते हैं और जो दिल से आता है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जितना समझ जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दूसरा बार पढ़ो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न बच गया है तो वह हम प्रश्न भी देख लेते हैं, फिर हम इससे आगे कुछ प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह कुछ प्रश्न है जो कि 4, 5, 6 प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इसमें सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, सही सुन रहे हो, इसमें कोई शक वाला बात ही नहीं है। आप बोलेंगे क्या सर बात कर रहे हैं, सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बोल रहे हैं। देखो हम इसमें बता रहे हैं सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं। देखो सभी प्रश्न याद करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है, और समय भी ज़्यादा चला जाएगा। तो हमारा बस यही कहना है कि जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में करना है मेहनत, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें से सिर्फ दो ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में कर करके घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसे अब VBI क्वेश्चन कहते हैं। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते। देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम जितना इस पे है, जैसे कि ये 5-6 क्वेश्चन हो गया, ये भी हम बताते हैं। निम्नलिखित कार्य को स्पष्ट करें, हम ये भी बताते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त करें, हम ये भी बताते हैं। यानी कि हम पूरा टोटल चैप्टर कवर करते हैं। यानी इसमें जितना भी तुम देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, तुम्हारे जितना भी है, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सब बताते हैं। लेकिन जो इस बार पूछा जाएगा या जो इसमें से VBI है, ऐसा कौन सा ऐसा प्रश्न है या ऐसा कौन सा कार्य का स्पष्ट करे है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं इस बार, जिसे 1-2 बार करके घुमा के पूछा जाता है, जिससे VBI क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। हम 5-6 क्वेश्चन है, इसका हम सभी का आंसर भी बताते हैं और उसके साथ में जो भी पूछा गया है हम सभी बताते हैं। लेकिन जो मेन है, जो VBI क्वेश्चन आंसर है, जो इस बार पूछने का ज़्यादा चांस है, जो या 2 ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि इस बार नहीं तो उस बार घुमा के पूछा जाता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या चीज़ कहना चाहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं, चलो बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं। 1 मिनट रुको, जाने से पहले कुछ हम और बातचीत करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ शब्द निधि दिए हुए हैं। तो आप बोलेंगे सर आप शब्द निधि के बारे में क्या कहना चाहते हैं। शब्द निधि के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि शब्द निधि जो कुछ देख रहे हो आप स्क्रीन पर, तो आपको इसे 2 से 3 बार पढ़ के छोड़ देना है। हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है तो याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि नहीं पूछा जाता है तो नहीं पढ़े। हम बोल रहे हैं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह रीडिंग देने से आप जैसे कभी 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो इसका जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जाके ही मालूम होता है कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो शब्द निधि 2 से 3 बार पढ़ लो और उसके बाद छोड़ दो, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बल्कि याद करने के कोई मायने नहीं है। तब इसे 2 से 3 बार पढ़ो और छोड़ दो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसका जो भी है क्वेश्चन आंसर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे और फिर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हालांकि हम एक चीज़ और बता देते हैं, और इससे पहले जितना भी चैप्टर है, अगर कोई भी किसी भी चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जितना भी क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कैसे क्या करना है, तो वहाँ सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अब देखो बहुत विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर आप तो बहुत बातचीत करते हैं, तो हम इससे पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। देखो बाबू, हम तुमको बता देते हैं यार, बातचीत करने से क्या होता है ना, जैसे कि देखो अभी हम इतना बातचीत करते हुए यहाँ तक पढ़ाई किए, हालांकि यह बातचीत नहीं है। देखो बहुत सर ना क्या होता है, अपना कंसेप्ट आता है, खटाक समझा के बस निकल गया, अपना समय ही नहीं देना चाहता है, या जो मेन बातें हैं वह कुछ कहना ही नहीं चाहता है, या विद्यार्थी को बताना ही नहीं चाहता है। वो कुछ ऐसा कुछ होता है ना कि गुप्त रखो बातें, क्योंकि गुप्त नहीं रखोगे तो पूरा फैल जाएगा। तो क्या होता है, वही विद्यार्थी खुद आके नहीं जाता है। हम तुमको इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अगर एक बार जितना भी हमारा प्ले लिस्ट बना है क्लास 10th का, उसमें जाके तुम एक अगर वीडियो देख लो ना, तो हम गारंटी करते हैं तुम पढ़ाई करते करते किसी को पढ़ा भी सकते हो। तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि हम विकसित करें, हम टीचर बहुत डेवलप करें, क्योंकि इस बिहार को बहुत टीचर की ज़रूरत है। तो इस बिहार को बहुत आगे ले जाना है, तो हम पूरे खुल के बात करते हैं, इसमें कोई शर्माने वाला नहीं। गलती करते हैं कोई बात नहीं, फिर हम उससे अगेन बाय अगेन करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, तो हम यानी एक विद्यार्थी को पूरे प्रॉपर तरीका से हम तैयार करना चाहते हैं। तो अब चलो, तो फिर हम बोर्ड के माध्यम से हम पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। तो जब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम जब तक इतना ही रहने देते, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।